क्या दिया, चूहा बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहे के बीज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन बी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है जिंक ऑक्साइड। तो चूहे के बीज के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें कौन अंग महाजनपद के प्रमुख शासक थे? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है दादीवाहन, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है शिशुपाल। जनपद के प्रमुख शासक दादीवाहन थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। महाजनपदों में प्रमुख था, इसके अंतर्गत अंग के अंतर्गत भागलपुर, बिहार के भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता है। अभी अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी चंपा थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है जिनॉन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्ट्रेंजर गैस जिनॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? याद रखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए पवन चक्की, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु बम, ऑप्शन नंबर सी है मोमबत्ती, ऑप्शन नंबर डी है डायनेमो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए पवन चक्की क्या करता है, ये क्या करता है, पवन चक्की पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। अब देखिए परमाणु बम क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, याद रखना, रासायनिक ऊर्जा को क्या चीज में, नाभिकीय ऊर्जा में। यह रासायनिक ऊर्जा को, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बारातंग द्वीप, ऑप्शन बी है नाराकोंडम द्वीप, ऑप्शन सी है बैरम द्वीप, ऑप्शन डी है मिनिकॉय। तो एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरम द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके किसने सुंग वंश की स्थापना की थी? देखिए ये से एक क्वेश्चन निकल के आ रही है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त थे। बृहदत्त की हत्या किसने की थी और किसने सुंग वंश की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए पुष्यमित्र सुंग, ऑप्शन बी है अग्निमित्र, ऑप्शन सी है वसुमित्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी? सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए ये क्या, ये पुष्यमित्र सुंग कौन थे? तो मौर्य, तो याद रखेगा पुष्यमित्र मौर्य सेना का सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कान्व वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है वसुदेव, ऑप्शन बी है भूमिपुत्र, ऑप्शन सी है नारायण, ऑप्शन डी है सुशर्मा। तो कान्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है सातकर्णी, ऑप्शन बी है सिमुक, ऑप्शन सी है वशिष्ठ पुत्र श्रीपुल मावी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए है पोपा पर्वत, ऑप्शन बी है कोटोपैक्सी, ऑप्शन सी है मौना लोआ, ऑप्शन डी है ओजोस डेल सेलाडे। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन ए फिरोजपुर, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिरोजपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? किसका दूसरा नाम फिरोजपुर है जो कनिष्क की राजधानी थी? ऑप्शन ए पटना,
ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है पेशावर, ऑप्शन डी है पंजाब। फिरोजपुर पेशावर का ऑप्शन नंबर सी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन के, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी है कनिष्क के, ऑप्शन डी है अशोक के। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? ऑप्शन है हीनयान, ऑप्शन बी है महायान, ऑप्शन सी है वज्रयान, ऑप्शन डी है सहजयान। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए कनिष्क का कौन सा वंश का था? कनिष्क कुषाण वंश का था। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। अब देखिए ये जो है कनिष्क ने चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया था? इसका आयोजन जो है कश्मीर के कुंडल वन में, याद रखिएगा, कश्मीर के कुंडल वन में। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? ऑप्शन ए है गांधार शैली विकास, ऑप्शन बी है चतुर्थ बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म का भारत के बाहर प्रसार, ऑप्शन डी है जैन धर्म का पुनः उदय। तो कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? जिसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन, कश्मीर, याद रखिएगा, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। अब देखिए इस आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, अध्यक्ष वसुमित्र थे। अध्यक्ष वसुमित्र। अगर उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाए, उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है बैगनी, ऑप्शन डी है लाल। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से वो गुजरती है तो लाल रंग सबसे कम विचलित होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर क्या पूछेगा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। विचलन किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है कार्बन। तो देखिए कौन सा तत्व का उदाहरण नहीं है? पानी तत्व का उदाहरण नहीं है। सोडियम भी तत्व है, टीन भी तत्व है और कार्बन भी तत्व है। देखिए तत्व कहते किसको है? तत्व वे हैं जो एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, जो एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जबकि पानी जो है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए यह तत्व का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए विटामिन सी को क्या कहा जाता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा। विटामिन डी का क्या नाम है? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन के का क्या नाम है? विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन। याद रखिएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन ई का क्या नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। याद रखना है। और विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। याद रखिएगा, रेटिनॉल। अब देखिए विटामिन बी1 का क्या नाम है?
विटामिन बी का B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। फेनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन B1 का थायमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? नाइट्रेट की मात्रा जो है पीने वाले पानी में अधिक होगा तो कौन सा रोग होगा? ऑप्शन नंबर ए है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी है हैजा, ऑप्शन नंबर सी है मिनी माता, ऑप्शन नंबर डी है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो देखिए पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है जो बच्चों में अधिकांशतः देखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करती है? कौन सा पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करती है ये आपको बताना है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है क्षुद्रांत की ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय। तो कौन है जो किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करती है? तो यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। यह क्या करता है? याद रखें यकृत जो होता है वसा के पाचन में, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत किसका पाचन करता है? वसा का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी। ऑप्शन ए शक्तिमती, ऑप्शन बी है हाटक, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है पोतन। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी पोतन थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए असमक था जिसकी राजधानी क्या थी? पोतन या कोटली। कहीं पोतन रहेगा, कहीं पर आपका ऑप्शन कोटली रहेगा। याद रखिएगा असमक ऐसा था जो दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी कौन थी? पोतन या कोटली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पे शासन किया? तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पे शासन किया? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी है खिलजी वंश, ऑप्शन सी है मुगल वंश, ऑप्शन डी है सैयद वंश। भारत में तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर शासन करने वाला वंश था सैयद वंश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सैयद वंश का देखिए सैयद वंश का संस्थापक, सैयद वंश का संस्थापक खिज खां था। जो जो तैमूर लंग का सेनापति था। याद रखिएगा जो तैमूर लंग का सेनापति, तैमूर लंग का सेनापति कौन था? खिज खां था। वो क्या कौन वंश? दिल्ली पर शासन करने वाला 5 वंश देखिए देखते हैं हम। पहला देखिए कौन है? गुलाम वंश। दिल्ली पे शासन करने वाले वंश है ये सब गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश, खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश। चौथा सैयद। पांचवा लोधी वंश। पांचवा कौन हो गया? लोधी वंश। तो देखिए दिल्ली पर शासन करने वाला 5 वंश कौन कौन थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है पंजाब। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है, और कैप्टन रीड को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन की थी? ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी है कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी है दिल्ली अधिवेशन, ऑप्शन डी है कलकत्ता अधिवेशन। तो पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में किया था। तो ये लाहौर अधिवेशन में कब? 23 मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया था पाकिस्तान का। अब चलिए देखिए मुस्लिम लीग ने की स्थापना, अगर पूछा जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना, याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक
सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान को माना जाता है। सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खान को माना जाता है। आर्थिक नियोजन विषय है। ऑप्शन ए समवर्ती सूची का, ऑप्शन बी है राज्य सूची का, ऑप्शन सी है संघ सूची का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस नदी को तीन नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जायरे नदी, ऑप्शन बी है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी है नाइजर नदी, ऑप्शन डी है नील नदी। देखिए किस नदी को तीन नदी के नाम जाना जाता है? तीन नदी के नाम से नाइजर नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए नाइजर नदी कहाँ से निकलती है? देखिए नाइजर नदी नाइजीरिया में बहने वाली नदी है, यह गिनी खाड़ी में गिरती है, यह गिनी खाड़ी में गिरती है, खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है? नाइजीरिया में बहने वाली नदी है। अब देखिए लिम्पोपो नदी के बारे में कहा जाता है, ये देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, दो बार काटती है। अब देखिए बात करते हैं जायरे नदी। जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को दो बार काटती है, दो बार काटती है। अब नील नदी, ये भी अफ्रीकन नदी है, ये सारे जितने भी है सारे अफ्रीकन नदी है। यह नील नदी उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है, जो कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। याद रखिएगा नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा नील नदी के बारे में, यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अदिश राशि है, अदिश राशि के बारे में आपको बताना है। अदिश राशि कौन है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है कोणीय संवेग। तो देखिए अदिश राशि का उदाहरण कौन सा है? अदिश राशि का उदाहरण द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अदिश राशि कहते किसको है? याद रखिएगा अदिश राशि वे है जिसमें केवल परिमाण हो, इसमें केवल परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? वो अदिश राशि कहलाते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। तो दूरी, याद रखिएगा अदिश राशि के उदाहरण है दूरी, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य और ऊर्जा, ये सब अदिश राशि के उदाहरण है। तो उनका दिया अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है स्टार्च। तो अमीनो अम्ल का बहुलक प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्जिलियस ने किया था। के अमीनो अम्ल के बहुलीकरण द्वारा, बहुलीकरण
करण द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किए थे? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है बहावी आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किए थे? बहावी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए बहावी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, याद रखना है। बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान, सैयद अहमद, देखिए तो नेतृत्व कौन किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी द्वारा, बरेलवी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था बहावी आंदोलन का। अब देखिए याद रखिएगा, बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी द्वारा किया गया था। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये सब का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था।